भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, हौले हौले दिल की ज़मीं को यूं तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले दिल की ज़मीं को अब तेरे ही नाम करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे। हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू दी सेशन गाइस, वेलकम बैक टू दी सेशन, वेलकम बैक टू दी सेशन। क्या हाल चाल है मेरे चुन्नू मुन्नू। हेलो, आज क्या स्पेशल है सर? आज की स्पेशलिटी ये है बेटा, आज क्या है, 8 मई है। 8 मई है आज की स्पेशलिटी यही है। वाह वाह वाह। हेलो सर, सनम का नाम क्या है? अरे सनम का नाम वही है जो तुम्हें पता है। हेलो, हाय हाय, हेलो सभी को हेलो। कैन यू सिंग ब्रिसफुल है ये राबता फ्रॉम शेर होने को है, शहर होने को है। सॉरी यार, ये गाना मैंने सुना नहीं। आपकी फरमाइश पे रेडियो जॉकी कुल्लू भैया ये गाना नहीं सुना पाएंगे। सर, सेट्स का टेस्ट कब होगा? इस संडे आपका सेट्स का टेस्ट होगा बेटा, है ना। और अच्छे से अटेम्प्ट करना, मतलब अच्छे से टेस्ट करना। संडे आपका सेट्स का टेस्ट जाएगा, ठीक है। लाल फूल पीला फूल, पीला नहीं बेटा, लाल फूल नीला फूल। कुल्लू भैया है सुपर कूल, मिशन पराक्रम स्टार्टेड। ग्रेट ग्रेट गाइस, ग्रेट 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 ग्रेट। सर जी 2.3 का 5वां नहीं हो पाया, आप बता दो प्लीज। ईशिका रावत 2.3 का 5वां क्वेश्चन नहीं कर पाए यार तुम, बताओ। 5वें क्वेश्चन का शायद एक पार्ट तो मैंने करवा दिया था आपको, है ना। 5वें क्वेश्चन का एक पार्ट तो, लास्ट वाला पार्ट मैंने करवा दिया था। अब पहला पार्ट हमें आज करना है एक्चुअली, है ना। मैं जरा एनसीईआरटी खोल के देखूं। आरती भाभी एकदम बढ़िया है यार। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। चलो जी। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है ना। आई होप सब कुछ बढ़िया होगा। और आज हमारा इस चैप्टर का बेटा ये आखिरी लेक्चर है। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। और क्या नाम है इसका, कल से हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन 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 आज हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, उन चीजों के बारे में बता देता हूं। देखो, हम फंक्शंस को पढ़ रहे थे, फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं उसी चीज को डिस्कस कर रहे थे। और आज भी हम इसी के ऊपर कुछ और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। कल जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए थे, आज भी अच्छे क्वेश्चंस है, बट आज कल से कंपैरेटिवली थोड़े इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो, तो इज माई चैट विजिबल? यस, विजिबल। ठीक, चलो। एक फंक्शन है बेटा आप लोगों के पास, उससे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। इस फंक्शन की, और ये क्या कहता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आप मुझे इस फंक्शन की डोमेन बताओ। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? इस फंक्शन की डोमेन क्या है? इस फंक्शन की डोमेनवा का है? इस फंक्शन का डोमेनवा का है?
छुट्टी, अरे छुट्टी छुट्टी, एक दिन सबकी छुट्टी हो जाएगी बेटा। हाँ, इस फंक्शन का डोमेन बताओ जरा मुझे। सर रूट वाला समझ नहीं आया था। और 1 - 4 - हाँ हाँ वो बताऊंगा फैंटम, वो बताऊंगा। डाउट सर 15 को मेरा एग्जाम है मैथ्स का, उसमें 1, 2 और 5 चैप्टर आ रही है, 5 चैप्टर करा देना। तुषार 5वां चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर इनइक्वालिटी बहुत सिंपल है, आप मेरा उसका 1 शॉट वीडियो देख लेना, अगर मतलब इतना ही जल्दी है। अभी तो यार वो नहीं करेंगे, अभी कल बच्चों ने बोला ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री देखो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, डोमेन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया डोमेन होगी रियल नंबर, क्योंकि यहां पे लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अबे उसने ये भी तो बोला है x इज ग्रेटर देन 0। रियल नंबर तो है x, लेकिन वो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर पॉजिटिव लिख लो, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से लेके इंफिनिटी, ये इसकी डोमेन है। अब अगर मैं आपसे रेंज पूछ लूं, अगर मैं आपसे रेंज पूछ लूं, रेंज 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 क्या है, रेंज क्या है इसकी, इस फंक्शन की रेंज क्या है, तो रेंज कैसे पता लगाओगे दोस्तों, इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज कैसे पता लगाओगे दोस्तों। आपको पता है अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है, x अगर ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और इंफिनिटी से छोटी है ना। अब मुझे अपना ये वाला फंक्शन बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 रहेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे 3x हो जाएगा, इंफिनिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ इंफिनिटी ही रहता है। अब मुझे क्या चाहिए, इसके आगे नेगेटिव साइन चाहिए, तो माइनस साइन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस साइन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस साइन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और मैंने आपको कल बताया था, कभी भी अगर लीनियर इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये पहले ऐसे था तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, 2 -0 लिखो, एक ही बात है ना। 0 -3x और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो अब ये क्या आ जाएगा, 2 अगर मैं ऐड कर दूं, 0 + 2, यहां पे भी अगर मैं 2 ऐड कर दूं, यहां पे भी माइनस इंफिनिटी में भी अगर मैं 2 ऐड कर दूं, तो देखो ये तो हो जाएगा 2 -3x, 2 - 3x को मैं y लिख सकता हूं, 2 - 3x को मैं y लिख सकता हूं। और ये क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी + 2 कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो y की जो वैल्यू होगी वो माइनस इंफिनिटी से बड़ी है, y की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस इंफिनिटी से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। माइनस इंफिनिटी से 2, माइनस इंफिनिटी से 2, माइनस इंफिनिटी से 2, ठीक है। रेंज हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से 2। अरे बाबा आज कोई अच्छा एसी का रिमोट यहीं पे और मैं ढूंढ रहा हूं कहां गया। अरे एसी 18 पे चल रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। चलो जी, ठीक है ठीक है। ठीक है चलो, तो अब और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक ये सवाल है, एक ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और इस क्वेश्चंस में चैट को बंद रहने दो। एक बच्चा लिख रहा है एनसीईआरटी में इंफिनिटी से 2 क्यों लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं भाई, इंफिनिटी से 2 क्यों लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं जरा। अबे गधे, माइनस इंफिनिटी से 2 लिखा हुआ है भाई, माइनस इंफिनिटी से 2 लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से 2 लिखा हुआ है, ढंग से देखो। देखो ये क्या कहता है, कहता है कि आपके पास ये एक इक्वेशन है वेयर ये जो है ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको इसके सॉल्यूशन सेट निकालने हैं। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन में वो आपको निकालनी है। तो आओ समझते हैं कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को y के बराबर मान लूं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको y के बराबर मान लूं बेटा, तो ये मेरी इक्वेशन जो होगी ये क्या हो जाएगी, y² हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा -5y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं, -3y -2y + 6 इज इक्वल्स टू 0, y अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा y -3 -2, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा y -3 इज इक्वल्स टू 0। y -3 से y -3 कॉमन ले लिया, बच गया y -2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके हिसाब से y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3, और इसके हिसाब से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसके हिसाब से y की वैल्यू 3 हो गई, इसके हिसाब से y की वैल्यू 2। यहां तक तो सभी बच्चे इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, हमें y की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है। अब हमारा y किसके बराबर था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बराबर। तो ये x ये जो है अगर ये 3 के बराबर है, एंड ये जो है ये अगर 2 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये जो है ये अगर 3 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ये मैंने नंबर लाइन बनाई, ये है बेटा 0, ये है बेटा 1, ये है बेटा 2, ये है बेटा 3, ये है बेटा 4। अगर मैं 2.1 से लेके, मतलब यहां से लेके 2 से लेके 3 के बीच में कोई भी नंबर रखूं, 2 से लेके 3 के बीच में, यहां पे 2 इंक्लूड नहीं कर रहा। अब इसके अंदर अगर मैं 2 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन इसके अंदर अगर मैं 2.111 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इसके अंदर अगर मैं अपना 2.215 कुछ भी रखूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा। इसके अंदर अगर मैं अपना 2.9 भी रखूंगा तो भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा, और जैसे ही मैं इसके अंदर 3 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 3। तो 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से लेके मतलब अगर आप देखोगे ना 2 से लेके 3 के बीच में अपने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैं 2 से लेके 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जैसे ही 3 रखूंगा तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तो 2 से लेके मतलब ये 2 से लेके 3 के बीच में मैं कुछ भी आंसर रखूं तो आंसर क्या आएगा 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आप 2 से लेके 3 के बीच में कोई भी नंबर रखो, 2 से लेके 3 के बीच में कोई भी नंबर रखो, 2 पे ओपन इंटरवल है, 2 पे क्लोज इंटरवल है और 3 पे ओपन इंटरवल है। तो 2 से 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखो आपका आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। आप करके देख लो, आप x की जगह पे अगर 2 रख रहे हो, अगर आप x की जगह पे 2 रख रहे हो तो आंसर 2 आएगा। अगर आप x की जगह पे 2.1 रख रहे हो तो आंसर 2 आएगा। अगर आप x की जगह पे 2.11 रख रहे हो तो भी आंसर 2 आएगा। अगर आप x की जगह पे 2.51 रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अगर आप x की जगह पे 2.78 रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अगर आप x की जगह पे 2.95 रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 से लेके 3 के बीच में जैसे ही 3 रखोगे तो आंसर 3 हो जाएगा। तो 2 ये वाला नहीं होगा फिर इसमें। तो इसका मतलब x की वैल्यूज क्या क्या होंगी इस इक्वेशन के हिसाब से ये होगी, एंड इसके हिसाब से x की क्या वैल्यूज होगी वो आप लोग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या होगी। इसके हिसाब से तो x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या होगी, मैं मतलब x की क्या वैल्यूज रखूं कि 3 आंसर आए। ठीक है, चलो बताओ जरा 3 to 4 शाबाश। देखो अब इसके हिसाब से देखो, अगर मैं x की जगह पे मतलब यहाँ पे x की जगह पे 3 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अगर मैं 3.1 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अगर मैं 3.2 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अगर मैं 3.9 रखूंगा तो भी आंसर क्या आएगा 3 आएगा। और मुझे आंसर क्या चाहिए 3 ही तो चाहिए। और अगर मैं 4 रखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं रख सकता मैं, तो x की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं 3 से लेके 4 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख लो आपका आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके देखूं, x के सॉल्यूशन सेट बनाने की कोशिश करूं, तो पहले वाले के हिसाब से यहां पे है 2, यहां पे है 3, यहां पे है 4। पहले वाले के हिसाब से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 से लेके 3 के बीच में ओपन इंटरवल। दूसरे वाले में x की वैल्यू 3 से लेके 4 के बीच में ओपन इंटरवल। तो अगर मैं इन दोनों का x की कंबाइंड वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x बिलोंग्स टू 2 तो इंक्लूड होगा क्योंकि उसने बोला 2 से लेके
यहां पे गए तो 3 भी इंक्लूड हो रहा है, अब यहां पे 3 भी इंक्लूड हो रहा है, तो 3 से लेके लेकिन 4 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो 2 से लेके 4 तक क्या है, इनकी कंबाइंड वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये इन दोनों का यूनियन अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 से लेके 4 तक। ठीक है, ये तो हमने अलग अलग करके सॉल्व किया था कि x की वैल्यू ये होगी और ये भी होगी। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके देखूं तो इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या थी, 2 से लेके 3 तक, 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, 3 को इसमें इंक्लूड कर रहे थे दूसरे वाले में, है ना, 3 से लेके 4 तक, 4 इंक्लूड नहीं हो रहा था। तो इसमें तो 3 इंक्लूड हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है लेकिन इसमें हो रहा है, तो x की वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे 3, तो 2 से लेके 4 तक क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, और 4 पे ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वो कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे देता है। मेक श्योर 3 की वैल्यू रखेंगे, 4 की नॉट इंक्लूड। ठीक है, ठीक है, चलो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है वो ऐसे सवालों को। अब जैसे एक ये सवाल है, ये वाला क्वेश्चन तो बेटा अपन लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो मुझे याद दिलाना कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालना भी सीखना है, तो इसको अपन लोग जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तब करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको हम लोग तब करेंगे। ठीक है, ठीक है, सर आपका समझ नहीं आता, मत पढ़ो बेटा, मत पढ़ो, है ना। ठीक है, तो क्या नाम है, इसको अपन लोग तब करेंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को देख लो, इस वाले क्वेश्चन को देख लो, वो क्या कहता है वो कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है। इस फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। निकालो जरा, इस फंक्शन का डोमेन निकालो। सर कल सैटरडे की छुट्टी है क्या? नहीं भाई, इस फंक्शन का डोमेन निकालो। सर मेरे सेकंड बोर्ड दे रही हूँ मैथ्स का, 15 को मेरे 70 आए थे। देखो यार, वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ ना, कोई बच्चा अगर सेकंड बोर्ड्स का देने का सोच रहा है, मुझे नहीं लगता वो उतना रेलेवेंट है। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमने कर लिया, जो बीत गया ना उसको, एक सेकेंड है, हाँ, उसको हमें भूल जाना चाहिए, उसको हमें भूल जाना चाहिए, उसको हमें भूल इसलिए जाना चाहिए क्योंकि देखो उसका कोई यूज़ नहीं है अब आपके आगे लाइफ में। अभी भी अगर आप अपने 10th के ही रिजल्ट पे अटके हुए हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब आप 11th पे फोकस करो भाई, 11th पे जितना फोकस कर सकते हो 11th की चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करो। तो मेक श्योर कि जो बीत गया अब उसे छोड़ दो, है ना, कोई यूज़ नहीं है भाई। 10th का मार्कशीट सब ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। आपका नॉलेज कितना है, कितनी चीज़ें आपको आती है, दैट मैटर्स। ठीक है, तो 11th पे फोकस करो आप। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर एक तो आपके पास क्या है, ये जो अंडर रूट के अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट के अंदर ये क्या होगा, हमेशा ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये 0 से बड़ी होगी, है ना। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में सिस्टम है, ये जो डिनोमिनेटर में सिस्टम है ये क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। मैं यहां पे इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा हूं, इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अब आप x की वैल्यू अगर यहां से देखोगे तो ये वैल्यू तभी 0 से बड़ी होगी। ये वैल्यू देखो, ये तो हमेशा आपको पॉजिटिव ही देगा, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी तभी 0 से बड़ी होगी जब x आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे आप 1 सब्सटीट्यूट करके देखो, मॉड ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1, तो ये 0 से बड़ा है, बिल्कुल है। अगर आप 2.1 सब्सटीट्यूट करके देखना चाहते हो तो ये वैल्यू भी क्या है बेटा, 0 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। तो आप इसके अंदर कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर सब्सटीट्यूट करके देखो, वो 0 से बड़ा ही आएगा। तो इस फंक्शन में डोमेन जो होगी, डोमेन यानी कि x की वैल्यू वो क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर।
हमें इसकी रेंज नहीं निकालनी, हमें बस इसकी डोमेन निकालनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे कि इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो। भैया नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता अनुष्का, नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास अंडर रूट के अंदर अगर आपने मान लो x की जगह पे -3 लिख दिया है ना, और ये यहाँ पे क्या हो गया -3 का मॉड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट के अंदर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, है ना, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हम x की कोई भी। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। अब मैं एक काम करता हूँ, चैट वैट ना बंद कर देता हूँ, तुम लोग यार फालतू की बकैती करते रहो। सर अगर किस चीज़ में हमारी गलती ना हो और फिर भी हम पे ब्लेम लगा हो तो क्या करें? कुछ नहीं, क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मुंह फुला के बैठ सकते हैं बस। आ जाओ, देखो आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास एक फंक्शन है, आपको इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और ग्राफ के थ्रू हम कैसे रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं वो भी समझो। उसने क्या बोला, उसने आपके इस फंक्शन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, उसने आपके इस फंक्शन को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। कहता है क्या, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है 1 के बराबर। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो आपका फंक्शन क्या है बेटा 1 - x, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका फंक्शन क्या है x + 1। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 4, फिर ये हो गया बेटा आपके पास -1, ये हो गया आपके पास -2, ये हो गया आपके पास -3, ये हो गया आपके पास -4, ये हो गया बेटा आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 3, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास -1, ये हो गया आपके पास -2, ये हो गया आपके पास -3, ये हो गया -4। अब बचपन में हमें ग्राफ सिखाया जाता था, देखो उसने क्या बोला, जब x 0 है, जब x 0 है तो y कितना है, ये fx किसके बराबर होता है, y के बराबर, तो y कितना है बेटा, y कितना है 1 के बराबर। जब x 0 है तो y कितना है 1 के बराबर, तो 0,1 यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर उसने बोला अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 यानी कि 0 से बड़ा, तो y कितना हो जाएगा x + 1, x + 1 यानी कि 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो y कितना हो जाएगा बेटा 2 + 1, 2 + 1 यानी कि 3, तो x जब 1 था तो y कितना हो गया 2 हो गया, x जब 2 था तो y कितना हो गया 3 हो गया, है ना, ये हो गया। अच्छा अब जब x की वैल्यू में -1 लेता हूं, -1 लेता हूं यानी कि 0 से छोटा, तो उस केस में मेरा फंक्शन क्या है 1 - x की जगह पे -1 रख दिया तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - -2, और ये कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू जब -1 है तो y कितना है आपके पास 2, x की वैल्यू जब -1 है तो y कितना है 2, और जब -2 है तो y कितना है 3। तो अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ऐसे, इसको ज्वाइन करूं ऐसे, तो ये मेरा ग्राफ बन रहा है ऐसा। सो दिस इज माई ग्राफ गाइज, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालो, तो क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका डोमेन बता सकते हो, क्या आप लोग मुझे इसका डोमेन बता सकते हो, क्या आप लोग मुझे इसका डोमेन बता सकते हो, और डोमेन के बाद क्या आप लोग मुझे इसका रेंज बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में ग्राफ देख के क्या आप लोग मुझे इसका डोमेन और रेंज बता सकते हो। इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, पहले डोमेन बताओ, पहले डोमेन बताओ उसके बाद रेंज बताना, डोमेन बताओ। ऑल रियल नंबर्स, बिल्कुल सुहानी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो
डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, आप देखो एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो किस किस पॉइंट पे बन रही है, एक्स एक्सिस के किस किस पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, एक्स एक्सिस के किस किस पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, तो सारे के सारे रियल नंबर्स पे इसकी शैडो बन रही है। क्या कोई बच्चा मुझे रेंज बता सकता है? रेंज अभी तक किसी का भी सही नहीं लिखा है, किसी ने भी अभी तक रेंज सही नहीं बताया है। रेंज बताओ, एक बच्चे का सही दिख गया मुझे, वेरी गुड शिखा। रेंज बताओ भाई, रेंज 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 बताओ, रेंज क्या है? वेरी गुड, ग्रेट अंजलि, ग्रेट, शाबाश। कुछ कुछ बच्चों का सही दिख रहा है मुझे। रेंज बताओ दोस्तों, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड, वेरी गुड आयुष, ठीक है। 1 से लेके इंफिनिटी, देखो अब अगर मैं रेंज बताने की कोशिश करूं, मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड बताया, आप इसकी शैडो बनाओ इस पे इस पे इस पे इस पे, शैडो बनाओ इस पे इस पे, तो देखो इसकी जो y एक्सिस पे शैडो बन रही है इस पॉइंट से ऊपर बन रही है। तो रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो रेंज होगा बेटा 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। चलो अब ऐसे ही एक और सवाल है आपके पास, ये आपको इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, बट मैं चाहता हूं कि आप ग्राफ से बताओ, आप ग्राफ से बताओ इस फंक्शन की डोमेन और रेंज। आप इसका ग्राफ बनाओ और फिर उसके बाद इसकी डोमेन और रेंज बताओ। आपके पास एक फंक्शन है, मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूं आपके लिए। आपके पास फंक्शन क्या है? आपके पास फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 1। अब देखो मॉड के अंदर अगर x होता है तो वो क्या होता है, मॉड के अंदर अगर कुछ भी हो, मॉड के अंदर कुछ भी हो, मान लो एक स्क्वायर है मॉड के अंदर, तो बेटा वो स्क्वायर के बराबर होता है कब? जब ये स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और वो माइनस स्क्वायर के बराबर होगा कब? जब ये स्क्वायर लेस देन 0 होगा। यही तो है ना मॉड की डेफिनेशन, कि मॉड एक्स एक्स के बराबर होगा कब? जब ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स के बराबर होगा कब? जब एक्स इज लेस देन 0। तो बस मॉड के अंदर चाहे कुछ भी हो, मॉड के अंदर चाहे कुछ भी हो, आप उसको ब्रेक कर दो। ये किसके बराबर होगा बेटा? x माइनस 1 के बराबर कब? जब ये x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और ये माइनस ऑफ x माइनस 1 के बराबर होगा कब? जब ये x माइनस 1 लेस देन 0 हो। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, तो ये जो fx है, ये जो fx है, ये किसके बराबर है? मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है ये किसके बराबर है? ये है x माइनस 1 के बराबर कब? जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर है, और ये माइनस ऑफ x प्लस 1, मतलब मैं इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाऊंगा तो ये माइनस एक्स प्लस 1, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स, इसके बराबर है कब? जब ये x लेस देन 1 है। तो ऐसे मैंने अपने इस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, ऐसे मैंने अपने इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया। अब मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हो। आप जरा ग्राफ बना के बताओ मुझे, क्या आपका ग्राफ बना या नहीं बना? आपका ग्राफ बना या नहीं बना? देखो मैंने क्या किया, देखो मॉड के अंदर कुछ भी हो वो उसी के बराबर होता है जब वो चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और माइनस एक्स के बराबर होगा जब x लेस देन 0 होगा। मॉड के अंदर कुछ भी हो वो उसी के बराबर होता है जब वो कुछ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मॉड के अंदर कुछ भी हो वो कुछ भी के बराबर होता है जब ये कुछ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मॉड के अंदर कुछ भी हो वो माइनस ऑफ कुछ भी के बराबर होता है जब ये लेस देन 0 हो। तो मॉड के अंदर कुछ भी हो वो माइनस ऑफ कुछ भी के बराबर होता है जब ये वैल्यू लेस देन 0 हो। अब बस मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास फंक्शन। अब इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? पहले आपको x एक्सिस चाहिए, y एक्सिस चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 चाहिए, फिर यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, बहुत है 3 तक। यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ये चीज मिल गई आपको। उसके बाद बेटा ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये वैल्यू क्या है? 1। अगर मेरा फंक्शन 1 के बराबर है तो ये क्या है? x माइनस 1 के बराबर। 1 से बड़ा है तो भी क्या है? x माइनस 1 के बराबर। लेकिन 1 से छोटा है तो ये क्या है? 1 माइनस एक्स के बराबर। यानी कि जब मैं x को 1 रखूंगा तो मेरा y क्या आ जाएगा? या पहले 0 से कब बात करते, जब मैं x को 0 रखूंगा, 0 यानी कि 1 से छोटा, तो x की जगह पे अगर मैं 0 रखूंगा तो y क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, यानी कि कितना हो जाएगा? 1। तो जब मेरा x 0 है तो y कितना है? 1 के बराबर, ठीक है। जब मैं x को 1 रखूंगा, जब मैं x को 1 रखूंगा तो मेरा फंक्शन क्या है? x माइनस 1। तो y क्या हो जाएगा बेटा? x माइनस
x माइनस 1 के बराबर, और x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो जब मेरा x 1 है तो y कितना है मेरा 0 है, ठीक है। जब मैं x को 2 रखूंगा, जब मैं x को 2 रखूंगा तो y क्या हो जाएगा 2 यानी कि इधर, 2 यानी कि इधर। जब मैं x को 2 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि जब मैं x को 2 रखूंगा तो y कितना आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। जब मैं x को 3 रखूंगा, जब मैं x को 3 रखूंगा, 3 यानी कि इधर 1 से बड़ा, तो y कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो जब मैंने x को 3 रखा तो y कितना आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है। फिर अगर मैं x को माइनस 1 रखूंगा, अगर मैं x को माइनस 1 रखूंगा, माइनस 1 यानी कि 1 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो जब मैंने x को माइनस 1 रखा तो y कितना आ गया 2 आ गया। तो ऐसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ऐसे ये इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राफ। अब आप मुझे इसकी डोमेन और रेंज बताओ जरा, अब आप मुझे इसकी डोमेन और रेंज बताओ। तो देखो कितना इजी हो जाता है ग्राफ से डोमेन और रेंज निकालना, कितना इजी हो जाता है ग्राफ से डोमेन और रेंज निकालना। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है बेटा वो है ऑल रियल नंबर, और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी जो रेंज बनेगी, देखो वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ, हर पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी, हर पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी। तो रेंज की अगर हम बात करें, रेंज की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा बेटा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। देखो आप एक फर्क को समझो, आर पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा, आर पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यहां पे 0 इंक्लूड नहीं होता है। जब हम 0 को इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब होता है ऑल नॉन नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। डोमेन तो इजीली पता चल जाएगा, रेंज 0 टू इंफिनिटी, ठीक है बेटा, ठीक है। रिपीट यार, तुम लोग रिपीट कर करके ना, एक तो तुम ध्यान से सुनते नहीं हो, ठीक है, पुराना तुम लोग रिवाइज करते नहीं हो, और फिर बोलते हो रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। देखो मैं फिर से बताता हूँ, इस सवाल को है नहीं वैसे इस सवाल में बेटा कुछ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाए थे। आपके पास था फंक्शन मॉड x माइनस 1। अब बेटा मैंने आपको बताया है ये मॉड x माइनस 1 किसके बराबर होगा, x माइनस 1 के बराबर होगा। कब, जब x माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और ये माइनस x माइनस 1 के बराबर होगा कब, जब ये x माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब इस हिसाब से अगर ये मेरा फंक्शन था, ये मेरा फंक्शन था किसके बराबर होगा, x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन किया, इसको इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 1 है, ये वैल्यू बेटा अगर 1 या 1 से बड़ी है तो मेरा फंक्शन क्या है x माइनस 1, और 1 से छोटी अगर है, 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है माइनस एक्स प्लस 1। अब अगर मैं x की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करता हूं तो 0 क्या है 1 से छोटा है, तो उस केस में मेरा y क्या हो जाएगा माइनस 0, x की जगह पे 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं, 1 पे मेरा फंक्शन क्या है, 1 पे मेरा फंक्शन ये है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 यानी कि 0। अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 यानी कि 1 से बड़ा, ये वाला फंक्शन लूंगा 2 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 1। अगर मैं x की जगह पे माइनस 1 रखता हूं, माइनस 1 यानी कि 1 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बस ये x और y की वैल्यूज निकाल दी, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करना था बस इन सवालों को, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कह रहा है कोई सेट है A एंड लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू n where fn is defined as the highest prime factor of n, find the range of the function। मैं सवाल समझाता हूं बेटा पहले आपको। कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है बेटा, वो सेट A से n यानी कि नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है।
अब बेटा उसने क्या बोला, आपका जो फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है एफ एन बोलो, एफ एक्स बोलो, कुछ भी बोलो, वो क्या है, हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, वो n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस n की जगह पे बेटा मान लो 16 डालता हूं, तो 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। अब इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 ही तो है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। अगर मैं f की x n की जगह पे अगर मैं मान लो 20 डाल दूं, तो 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अब इस पे n की जगह पे जब मैंने 20 डाला, तो मेरे पास हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 5। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर चाहिए मुझे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो इस हिसाब से आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है। अब देखो n की वैल्यू आप कहां से लोगे, सेट a से क्या मिलेगा आपको, n की वैल्यू मिलेगी। मतलब ऐसे थोड़ी ना आप अपनी मर्जी से 16 20 कोई भी नंबर डाल सकते हो। आप कहां से नंबर डालोगे, यहां से नंबर डालोगे, यहां से ये नंबर डालोगे, और फिर देखो इनकी आउटपुट क्या निकलता है, क्या होगा इसका रेंज। रिलेशन नहीं बनाना है शिवांशी, रिलेशन नहीं बनाना है। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आपने रिलेशन बना दिया, बट बस मुझे रेंज चाहिए, बस मुझे रेंज चाहिए। विनीत गुप्ता कह रहे हैं एनी सिंगल गर्ल प्लीज रिप्लाई मी। अबे बेटा पहले शक्ल वकल धोया करो, मुंह धोया करो, तुम लोग ना हो नहीं वैसे इस लायक। चैट ओपन रखूं मैं, ठीक है, चलो बताओ। वाह, लड़कियां भी कम नहीं है भाई, है ना। एक लड़की मैसेज कर रही है, वंश आई एम गिविंग यू प्रॉमिस कि मैं मेरी वजह से तुम्हारा फ्यूचर या करियर पे बिल्कुल भी असर नहीं होगा, पक्का। मैं खुद अभी प्रिपेयर नहीं हूँ रिलेशन को लेके, बस लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो हर कदम पे साथ दे, लाइफ पार्टनर भी नहीं, बीएफ भी नहीं, बस एक दोस्त जो सिंगल हो और मेरे साथ हो बस। क्रेजी, अलग ही चल रहा भाई यहाँ पे। पागल हो जाऊंगा मैं तुम लोगों को पढ़ा के भाई। देखो ध्यान से सुनना, अब मुझे n की वैल्यू कहां से मिलेगी बेटा, सेट a से। अगर मैं n की जगह पे 9 डालूं तो आउटपुट क्या मिलेगा, 9 के फैक्टर्स बनाओ, 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, 3 इंटू 3, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3, तो आंसर कितना आएगा, 3। अब अगर मैं n की जगह पे 10 डालूं, तो 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 में हाइएस्ट क्या है बेटा, 5, ये हो गया। अब अगर मैं n की जगह पे 11 डालूं, तो 11 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 11। n की जगह पे अगर मैं 12 डालूं, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये क्या हो जाएगा, 3। अब अगर मैं इसकी जगह पे 13 डालूं, तो 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये आ गया 13। अगर इस फंक्शन में वो मुझसे डोमेन पूछ लेता, डोमेन यानी कि मैंने इनपुट क्या दिया, डोमेन का मतलब होता है बेसिकली इनपुट, यहां से मुझे डोमेन मिलता है, डोमेन जो इनपुट में दे रहा हूं, इनपुट क्या क्या दिए मैंने, 9 10 11 12 13, तो डोमेन क्या हो जाता, 9 10 11 12 और 13। लेकिन आउटपुट मुझे क्या मिला, जो आउटपुट मुझे मिलता है दैट इज माई रेंज। रेंज क्या मिली बेटा, 3 3 5, ठीक है, 11, 3 5 11। अब इस 3 को फिर दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो ये 3 5 11 और 13, दिस इज व्हाट दिस इज रेंज, दिस इज रेंज, ठीक है, ठीक है। अरे भाई कोई किसी का मैसेज नहीं देख पाएगा, अब सिर्फ मेरे को मैसेज दिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है फालतू की चीजें करने का, स्नैप दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है। मेरे को दिख रहे हैं बस सारे मैसेज, बाकी किसी को नहीं दिखेंगे, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलो चलो ये सवाल हो गया, ठीक है। ये सवाल कल हमने ये एक सवाल किया था,
मैं आपको इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए बोल रहा हूं। मुझे डोमेन नहीं निकालनी है, रेंज बोला है, रेंज निकालेंगे। नीचे वाला पार्ट हमने कर दिया था, ऊपर वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था। क्या कोई बच्चा इस फंक्शन की रेंज निकाल सकता है? मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आप इस फंक्शन की रेंज निकाल के दिखाओ जरा, इस फंक्शन की रेंज निकाल कर दिखाओ जरा। ठीक है जी। सर वेकेशंस होगी, होगी होगी भाई, बिल्कुल होगी। अरे मुझे इस फंक्शन की रेंज निकाल कर दिखाओ। अभी मुझे भी नहीं पता भाई कब से स्टार्ट होगी, बट जब भी स्टार्ट होगी तो पता चल जाएगा, शायद जून में होगी। रेंज बताओ, रेंज। रेंज क्या है इस फंक्शन की? रेंज क्या है इस फंक्शन की? रेंज बतानी है, अबे डोमेन नहीं बतानी है। बच्चे डोमेन बताने लग रहे, डोमेन नहीं लाला, रेंज 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 बताओ, रेंज। 2 से बड़ा इंफिनिटी तक, अरे 2 तो हो ही नहीं सकता, बट रेंज बतानी है बेटा, रेंज, डोमेन नहीं बतानी है। किसी का भी सही आंसर नहीं है, किसी का भी सही आंसर नहीं है, किसी का भी सही आंसर नहीं है। मतलब अगर ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ जाता, ये सवाल अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाता तो तुम इसको गलत करके आते सब के सब। इसका मतलब तुमने डोमेन, रेंज कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं समझा। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं सही लिखने का, लेट्स सी कितने हद तक सही है। देखो रेंज का मतलब क्या होता है, ये मैंने किसके बराबर मान लिया, ये मैंने y के बराबर मान लिया। अब ये क्या है बेटा, y के बराबर, y के बराबर। तो रेंज क्या होता है बेटा, y की वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू। अब मैं यहां से ना y की वैल्यू को पता नहीं लगा पाऊंगा, तो मुझे क्या है, y के लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर दो। इधर रेसिप्रोकल करेंगे ये होगा, इधर रेसिप्रोकल करेंगे ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, एक्स स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 - 1/y हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 × y 4y -1 में y, और x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4y -1 में y। अब मेरे को y की कंडीशन लगा सकता हूं। देखो रेंज निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप अपने इस फंक्शन को y के बराबर मान लो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो, वहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू इसके बराबर। अब आप y पे जो जो कंडीशन लग सकती है वो कंडीशन लगाओ। मेरे पास ये जो फंक्शन बना है ये क्या है, रेशनल फंक्शन बना है, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि एक चीज तो मुझे पता चल गई, y कांट बी 0, y कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू आपकी अंडर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। यानी कि इस हिसाब से y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। यानी कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगी। अब y की दो वैल्यूज आ गई, मतलब y का जो है वो दो आ गया। एक y कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, वो क्या होगी, इससे इसके बराबर, इससे इसके बीच में। तो अब इस हिसाब से क्या कोई बच्चा मुझे इसकी रेंज बता सकता है? प्लीज सर, y पे रूट नहीं आएगा क्या? y पे भी है ना बेटा रूट, y पे भी है ये रूट, y पे भी है, y पे भी है ये रूट, y पे भी है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो अब इस हिसाब से क्या आप लोग मुझे इसकी रेंज बता सकते हैं? क्या आप लोग मुझे इसकी रेंज बता सकते हैं? बताओ जी जरा फटाफट से, देखूं तो अब किसका बुद्धि कितना काम कर रहा है।
कह दूं तुम्हें आज चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या। देखो इसके हिसाब से y की जो वैल्यूज है माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच में है, सिर्फ और सिर्फ जीरो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके हिसाब से y की वैल्यू 1/4 से लेके 1/4 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ है, ठीक है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ है। तो y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी दोस्तों? देखो अब यहां पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अक्सर बच्चे करते हैं कि जो इन दोनों में कॉमन है 1/4 से लेके इंफिनिटी तक, ये वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। हमने भी यही पढ़ा है कि भैया 1/4 से लेके इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये इसकी रेंज होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उन सभी सवालों में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आइडियली फिट बैठता था। लेकिन अब आपको ये भी चेक करना होता है, अभी तक के जितने भी सवाल किए हैं उनमें अगर मैं चेक भी करता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी चेक किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखूं, जैसे अगर मैं वहां पे मान लो -2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, मान लो मैंने y की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा -8 -1 अपॉन में -2, यानी कि -1 अपॉन में -2 और माइनस से माइनस कट गया, यानी कि √9/2, और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ सकता है ना, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ सकता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू -2 भी होगी, y की वैल्यू -2 भी होगी। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई बाबू, यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि यार माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में भी अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूं, अगर मैं माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में भी कोई वैल्यू रखता हूं, तो वो भी इस y को सेटिस्फाई करेंगे, क्यों? क्योंकि एक y नीचे है, ऊपर अगर देखो, मान लो अगर आपके पास ये होता 4 - y, सिर्फ इतना होता, तो इस केस में मैं सिर्फ इतना करता, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और ये वैल्यू हो जाती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, जो भी मतलब ये 4y माइनस, अगर मान लो सिर्फ इतना होता 4y - 1, अगर ये होता, तो इस केस में मैं ऐसा करता 4y - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। तो इस केस में सिर्फ इतना मेरा आंसर हो जाता 1/4 से लेके इंफिनिटी तक। क्यों? क्योंकि अगर मैं y की जगह पे -2 भी सब्स्टिट्यूट कर दूं, y की जगह पे अगर मैं -2 सब्स्टिट्यूट कर दूं, -2 × 4 -1, तो ये क्या हो जाएगा, √9, और अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। लेकिन यहां पे -2 सब्स्टिट्यूट करने से जो नेगेटिव आ रहा था ऊपर, वो नीचे वाले नेगेटिव से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इस कारण से y की वैल्यू -इंफिनिटी से 0 के बीच में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद एक और चीज बचती है बेटा, 0 से लेके 1/4। अब 0 से लेके 1/4 के बीच में 1/4 का मतलब है 1.25। अगर मैं 1/8 रख दूं, y की जगह पे अगर मैं 1/8 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, √4 × 1/8 - 1 अपॉन में 1/8। ध्यान से सुनना, ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 - 1 डिवाइडेड बाई 1/8, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा -0.5, क्योंकि माइनस आ जाएगा, और नीचे क्या है 1/8, 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, यानी कि -4 हो जाएगा। नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब 0 से 1/4 के बीच में आप कोई भी वैल्यू नहीं लगा सकते। ऐसे ही तो चेक करना सिखाया था ना मैंने आपको,
कि बेटा आप इनके बीच की कोई वैल्यू देखो, क्या वो y को क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनके बीच की कोई वैल्यू देखो, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। इनके बीच की कोई वैल्यू देखो, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो y की जो असल रेंज है, y बिलोंग्स टू दिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यस, आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा आपको ऐसा सवाल, बट बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता वो कभी कभी। ठीक है, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी नहीं लाला, 2 से इन्फिनिटी नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये चीज है, ये चीज है। ठीक, अच्छा। इसका एक और मेथड होता है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा, मतलब इतना इजीली अगर ये समझ नहीं आ रहा तो वो भी समझ में नहीं आएगा। मैं इसको एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं। आपके पास बेटा ये आपके पास एक फंक्शन था, आपके पास ये एक फंक्शन था, इसको मैंने y के बराबर माना। मैंने कहा यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि y कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो, लेकिन जीरो नहीं होगा। एंड ऊपर वाले के हिसाब से मैंने देखा कि y की जो वैल्यू है बेटा, ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। अब बच्चों को लगता है कि यार इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही आंसर होगा। वो तो होगा ही होगा, 0 से इन्फिनिटी तो होगा ही होगा, लेकिन साथ के साथ अब जो ये हमारे दो इंटरवल्स ब्रेक हो गए थे, क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक और 0 से 1/4 तक, हमें पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई y की वैल्यू निकालनी है। वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखना है क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मतलब वो वैल्यू हम लेंगे। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, जैसे 0 से 1/4 के बीच में रखने पे कोई वैल्यू, मतलब इनके बीच की कोई वैल्यू रखने पे नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हम वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ इतनी वैल्यूज इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो जी, ऐसे इन सवालों को करना होता है। एक और सवाल, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, मतलब समय देखना पड़ेगा। लेकिन बहुत सिंपल सा सवाल है ये, बहुत सिंपल सा सवाल है, आपकी एनसीईआरटी का है। आपको बोला गया है इस फंक्शन का रेंज बताओ। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन कहता है आर से लेके आर, रियल नंबर से रियल नंबर तक। तो बेटा डोमेन तो क्या है, मतलब आपके पास ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 + x² है। क्योंकि बेटा आगे x की वैल्यू होती है, पीछे y की वैल्यू होती है, और y किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर ये है। तो अगर कोई मुझसे इसकी डोमेन पूछ ले, डोमेन तो उसने बोला है रियल नंबर है। डोमेन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। लेकिन रेंज पूछी है मुझसे, क्या पूछा गया है, रेंज पूछा गया है मुझसे, क्या पूछा गया है, रेंज पूछा गया। अब ध्यान से एक चीज को, मैं एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाहता हूं। कभी भी अगर आप फ्रैक्शन की बात करो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर ध्यान से सुनना, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो बेटा ये वैल्यू जो होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो ये वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। चाहे तो आप करके देख लो, जैसे ये 1/2, ये क्या है, 1 से छोटा है। 2/3 ये भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। -2/3 ये भी क्या होगा, -1 से छोटा, -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा, है ना। ये क्या होगा, -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, है ना। तो जो ये वैल्यूज होंगी बेटा वो -1 से 1 के बीच में रहेंगी। लेकिन ये तब होता है जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अगर ऊपर मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं तब ये कंडीशन होती है। लेकिन अगर बेटा अगर न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो एंड डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, है ना। अगर डिनोमिनेटर बेटा मेरा न्यूमरेटर से बड़ा है, मान लो कोई फ्रैक्शन है मेरे पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर मेरा नीचे वाला नंबर बड़ा है तो वो जो वैल्यूज मेरे पास आएंगी बेटा, और ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो हमेशा ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। जैसे 0/1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। 1/2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.5, यानी कि 1 से छोटा।
0 से बड़ा। 2/3 रखोगे तो ये भी क्या है 1 से छोटा। 4/5 रखोगे तो ये भी क्या है 1 से छोटा। तो न्यूमरेटर अपॉन अगर ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। लेकिन अगर मान लो ऊपर पॉजिटिव आ गया, जैसे मान लो ऊपर नेगेटिव आ गया, मान लो ऊपर -2 आ गया और नीचे 3 आ गया, तो ये वैल्यू बेटा -1 से, अब ये 0 से 1 के बीच में नहीं रहेगी, अब ये -1 से 1 के बीच में रहेगी, है ना। तो लेकिन अगर मेरे पास 2/3 आ गया, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी। समझ रहे हो। तो आपको ये चीज बस देखनी है कि अगर मेरे पास ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव है तो वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, अगर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे वाला अगर बड़ा है तो। लेकिन अगर ऊपर वाला बड़ा है, मतलब ऊपर वाला अगर नेगेटिव आ गया, तो वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब इस सवाल में अगर मैं देखूं, इस सवाल का मुझे क्या निकालना है, सिंपली मुझे क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है। आप एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर में इधर 1 ऐड कर दूं, अगर मैं इधर 1 ऐड कर दूं और इधर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इधर एज इट इज रहने दे रहा हूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी ना भैया। अगर एक्स स्क्वायर के बराबर होगा और इधर मैंने कुछ ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा, बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। और एक और बात को समझो, एक्स स्क्वायर जो होगा हमेशा क्या देगा, आपको पॉजिटिव नंबर देगा, और ये भी क्या देगा, आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा। इसका मतलब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। और जब भी ऐसी कंडीशन होगी बेटा, तो आप लोग लिख लोगे सिंपली एक्स स्क्वायर + 1 + एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 to 1 के बीच में। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी, ये वैल्यू क्या है, ये y ही तो है हमारा, ये क्या है y। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो y है बेटा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, 0 से लेके 1 के बीच में। अच्छा सवाल है, इसको एक बारी फिर से समझो, इसको 0 to ∞ नहीं बाबू, 0 से 1 के बीच में, एक बारी फिर से समझो। आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अगर ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर नीचे वाला न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये जो पूरी वैल्यू होगी बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और 1 से छोटी होगी। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं और एक्स स्क्वायर की बात करूं, दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन अगर मैं इधर 1 ऐड कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 + एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया न्यूमरेटर से। और एक्स स्क्वायर, इसके अंदर कोई भी नंबर डालो, स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। और ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, y के बराबर। तो y हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो y बिलोंग्स टू 0 to 1, और यही इसकी रेंज हो जाएगी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, कितने बच्चों को ये समझ, एक्सप्लेन अगेन बेटा, एक्सप्लेन अगेन कर दिया, ठीक है। आज के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मतलब मैंने पहले भी ये चीज बताई है। देखो, हमने जो पढ़ा पूरा का पूरा रिलेशन एंड फंक्शन में, सबसे पहले हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा फंक्शन, रिलेशन। मजा आ रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ के, मजा आ रहा था रिलेशन पढ़ के। लेकिन जैसे ही बारी आई फंक्शन की, फंक्शन पढ़ने में भी मजा आया, लेकिन जब फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज निकालने की बारी आई, तो यहां पे हमें भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, थोड़ा समझ में आने लगा, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। तो क्योंकि ये अभी तक के जो टॉपिक थे बेटा ये इजी थे, ये क्या थे, इजी टॉपिक थे। इजी टॉपिक समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, लेकिन जब मुश्किल चीजें आती हैं तो उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप करके देखना एक बारी। आप बस क्या करो, जैसे ही अब ये सेशन खत्म हो गया, अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमने लास्ट 2 क्लासेस में किए हैं, जो क्वेश्चन आज और कल किए हैं, आज और कल क्लास की लास्ट 2 क्लास के क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप खुद से करो, सब समझ में आएगा। फिर देखो,
फिर धीरे, क्योंकि एक बारी आप पढ़ चुके हो, एक बारी बस और पढ़ना है आपको। 2x पे वीडियो को चलाओ, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है बाबू, चलो एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल पेश है खिदमत, उसके बाद कर रहा हूं तुम्हारी छुट्टी। और सवाल है कुछ इस प्रकार से, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन बताना है आपको। आपको इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। डोमेन, डोमेन यानी कि मैं x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं। देखो इस वाले के हिसाब से अंडर रूट के अंदर है 4 माइनस एक्स, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब यहां के हिसाब से x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से 4 के बीच में होना चाहिए। और इसके हिसाब से, क्योंकि ये क्या है आपके पास, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन कभी भी अगर ऐसा आ जाए ना, अंडर रूट के अंदर आ जाए नीचे, तो ये जो x होता है बेटा, ये 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, और ये x की वैल्यू जो होगी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, ये 0 के बराबर नहीं होगा, और अंडर रूट के अंदर है तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। अब यहां पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा था अंडर रूट के अंदर, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन 0। अब सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसी इनइक्वालिटी हमने सॉल्व करी है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसके हिसाब से आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये हो गया इन्फिनिटी। तो इसके हिसाब से अगर मैं -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूँ, -2 रखता हूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा -2 -1 और -2 +1, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0, तो सही है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको और इसके बीच में सेटिस्फाई करो, रखोगे तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से x की जो वैल्यू है बेटा, वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, माइनस इंफिनिटी से -1 तक बिलोंग करेगी, एंड -1 से 1 के बीच में बिलोंग नहीं करेगी, उसके बाद 1 से लेके इंफिनिटी तक बिलोंग करेगी। अब x की वैल्यू ये भी है, x की वैल्यू ये भी है, तो अब आप इस हिसाब से देख लो, अगर मैं यहाँ पे माइनस इंफिनिटी करता हूं, फिर यहाँ पे -1 करता हूं, फिर यहाँ पे 1 करता हूं, फिर यहाँ पे 4 करता हूं, फिर यहाँ पे इंफिनिटी करता हूं। अब इसके हिसाब से x, पहले वाले के हिसाब से क्या है, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 4 तक है। दूसरे वाले के हिसाब से x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 और फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक। अब इस केस में बेटा जो चीज कॉमन है ना दोनों में, जो चीज कॉमन है दोनों में, हम वो कंसीडर करेंगे। माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके 4, 1 से लेके 4, और 4 इंक्लूडेड है क्योंकि यहां पे। अब ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है बेटा, क्योंकि देखो आपके पास सिर्फ 1 या 2 ही सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको, जैसे वो पुराना वाला सवाल था जिसमें ये बन रहा था अंडर रूट के अंदर, ये बन रहा था आपका अंडर रूट के अंदर 4y - 1 अपॉन में y। सिर्फ इसी सवाल में हमें पुरानी वाली वैल्यूज को, मतलब जो वैसे तो आइडियली मैंने बताया था ना, जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है हम वो लेते, लेकिन इसमें हमने वो वाली वैल्यूज भी चेक करी थी, क्योंकि इसमें हमने वो वाली वैल्यूज भी चेक करी थी जिसमें आपको जो कॉमन नहीं थी। तो ऐसे सवाल सिर्फ 1 या 2 ही आपके पास हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन, देखो आपसे मिलने कोई आया है, आ जाओ भाई, आप लोगों से मिलने कोई आया है? अरे 11th क्लास वाले, तो क्या हो गया, नॉट अलाउड, तो क्या हो गया, अरे जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। कौन है गाइस, एनी गेसेस? अरे ये मत लिखो यार, आपका कुछ भी समझ नहीं आता, प्लीज गाइस। वही तो
प्लीज गाइस बेइज्जती मत। अरे अच्छा ये नहीं ओपन किया मैंने। ओ हो चैट तो ऑफ है। अरे चैट तो ऑफ है। वाह अच्छा वो पुराना था। हाँ एनी गेसेस? मैंगो मैम ठीक है भैया। थापुर मैम दिगराज सर वाह दिगराज सर का वॉइस ऐसा लड़कियों वाला हो गया क्या? वाह कैसे हो मैंगो मैम? कैसा यार लग रहा इनके है साथ आपको? मैं पहली बार मिल रही हूँ बैच में। नहीं आपके बच्चे ही ये हैं? जो अभी 10 से 11 में है ना। हाँ 11th आपके में ही आने के बच्चे हैं बाद मैम ये। पता है मेरे ये। अभी 11th में आने के बाद पहली बार मिल रही हूँ मैं। कैसे हो मेरे रॉक स्टार्स? बहुत बेकार। अरे मतलब पका रहे हो पढ़ क्या? के पका अरे रहे हो मेरे से क्या? पढ़ के यार मेरे से पढ़ के क्यों बहुत पका बेकार रहे हो है। इतना? मेरे से पढ़ के बहुत बेकार है। मैथ्स देख ली ना इन्होंने 11th में। कोई बात नहीं एंजॉय। डिफिकल्ट होगी आई नो 11th में डिफिकल्ट होने वाली है एंड शायद आपको पकाने वाले हैं बट डोंट वरी। एक बार ये बेस सेट हो गया ना नेक्स्ट ईयर चल रहेगा तो मस्ती करो पढ़ाई करो दोनों साथ साथ करते रहो। यस गाइस 10th में जैसे मैग्नोलिया मैम ने पकाया है वैसे 11th में मैं मैम भी ने नहीं पकाऊंगा। पकाया है ये इनको अच्छे से पता है पूछ लो। क्या मैम ने पकाया नहीं है मैम ने मजे दिलाए। मजे दिलाए? बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा चैप्टर्स। ओके गाइस प्लीज डोंट बी टू डार्क। हाँ डार्क नहीं हो रहा है वो। अरे उन्हें पता है वो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो डार्क नहीं होंगे मेरे साथ है ना। ठीक है गाइस तो जैसे मजे मैथ्स आपने बेकार है। मैथ्स बेकार है अभी तो वो बोलेंगे ही मैथ्स बेकार है। आई मिस यू ऑल टू यार ये लो पकड़ो। नो नो आई डोंट मिस यू। अच्छा उनको बोल रहे हो? ठीक है चलो बाय बाय बस खत्म हो गई मेरी क्लास। कितनी क्यूट हो मैम। हाँ 6-7 हो गया है आपकी आपकी याद आती है आप भी लाइव लिया करो ना प्लीज। हाँ आऊंगी बहुत जल्द आऊंगी। हाँ और हम तो मतलब वो है ना मेरे को तो कभी नहीं बोला तुमने क्यूट। परदेसी। मुझे तो कभी नहीं बोला तुमने आप क्यूट हो है ना आप अच्छे हो इंग्लिश इज बेस्ट है ना। मुझे तो नहीं बोला तुम लोगों ने कभी कि आप क्यूट हो। ठीक है भाई कल से मैम से ही पढ़ना फिर तुम लोग मैथ्स। मैम यू लुक सो कुल्लू भैया 80 रैक। अच्छा अबे अट्रैक्टिव की स्पेलिंग तो कुछ और होती है ना। तोड़ के लिखा है अच्छा कि आप my समझ God. जाओ आराम से। ओके कोई बात नहीं आपकी इंग्लिश कमजोर है वो बच्चों को ऑलरेडी पता है इसीलिए तोड़ के आपको सिखा रहे हैं। ग्रेट प्राउड ऑफ यू। चलो ठीक है तो यस गाइस दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन और इसी के साथ आपका ये सेशन खत्म होता है। और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके क्यों बोल रहे हैं? आदत तमिल में भी बोल दो। तमिल इल्ले तमिल इल्ले इंग्लिश इल्ले ठीक है चलो सो इसी के साथ आपका रिलेशन एंड फंक्शन खत्म होता है बेटा। एंड आई नो कुछ क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगे हैं इसमें। देखो धीरे धीरे आपको रियलिटी और पता चलती जाएगी। अभी तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे ना तो जो आपने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अगर आपको ये वहम है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है अगर आपको ये वहम है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है तो ट्रस्ट मी ये वहम आपका कल टूट जाएगा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। कल असल में पढ़ेंगे कल हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो किसी भी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे आती है 11th की भी ऐसी होगी तो ये वहम आपका टूटने वाला है बेटा 1-2 दिनों में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कि मतलब मुश्किल है या मतलब ऐसा है नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है बहुत सारी चीजें जो इजी होती हैं वो हमें जल्दी समझ में आती है बट जो चीजें हमें जल्दी समझ में नहीं आती जो मुश्किल होती है तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अलग से एक्स्ट्रा करने का मतलब क्या है जैसे सेशन खत्म होगा इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो। मेक श्योर कि आप लास्ट की 2 और मैं आपको बोल रहा हूं कि पहली 5 क्लासेस से चाहे कोई क्वेश्चन आए ना आए लास्ट की 2 क्लासेस से सारे क्वेश्चंस उठ के आएंगे। ठीक है ना तो मेक श्योर लास्ट की 2 क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करना। और एक बच्चा लिख रहा चल निकल। अरे इतना पकाने लगा हूं क्या कि चल निकल लिखने लगे हो। ठीक है बस निकल रहा हूं बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू सून बाय बाय।